नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपी पीसीएस आरओ 2023 जो कि पूरी संभावना है कि आपका 2023 में एग्जाम हो जाएगा, इसी को टारगेट करते हुए यहाँ पे हम लोग टेस्ट देख रहे थे। और सबसे पहले हम लोग टेस्ट जो देखे थे आपका वो था जीएस वर्ल्ड से देखे थे। और यहाँ टोटल हम लोग 5 टेस्ट जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें 4-5 टेस्ट और बचे हुए हैं, वो भी मैं टेस्ट आपको करा दूंगा। आज हम लोग जो टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस जो है आरओ को टारगेट करते हुए, ये हम लोग देख रहे हैं आपका पीसीएस मंत्रा से। ठीक है, तो इनके द्वारा भी आपको यूपी पीसीएस के लिए अगर बात करें तो अच्छा जो है काम किया जा रहा है। बाकी आप टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी हम तो टेस्ट यहाँ पे कराएंगे आप सभी को। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। और पहले भी हम इसके लिए बात कर चुके हैं, आपको आरओ का सिलेबस यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे होंगे, आप यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में सेक्शन होगा यूपीपी से आरओ करके, वहाँ पे आप जाएंगे, इसका सिलेबस देख लेंगे फुल। आप देखिए, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस तो आपको आना ही चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जो है आप सभी के लिए अभी नहीं कराए हैं, जल्द ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे। और इसके बेसिस पे जो है, यदि आप अपना स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी पैरेलली करते रहते हैं, फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। सिलेबस वगैरह देखना होगा, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ बताया गया है। जहां तक बात एग्जाम की है, फॉर्म आने की है, तो जल्द ही आएगा ऐसा उम्मीद है। बाकी ये आप उम्मीद लगा के रखें। और जैसा कि मतलब सुनने में आ रहा है आपको कि दिसंबर या मतलब लेटेस्ट समझ लीजिए, कुछ लोग बता रहे हैं कि अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, लेकिन ये सब अनुमान लगाना जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बस इतना रहेगा कि आपका प्रिपरेशन जो है ये चलते रहना चाहिए, यदि आप इसको टारगेट कर रहे हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम यदि नवंबर में हो या अक्टूबर में हो या दिसंबर में हो, यदि आप प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में आप जो है प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखें। अच्छा, इसको लेके एक हम बात किए थे आरओ के लेके कि मेंटरशिप प्रोग्राम की बात किए थे, उसका फॉर्म भी आप सभी को दिया गया है। बहुत सारे लोग अप्लाई किए हैं, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे। चूंकि यहाँ पे मैं बताया हूँ कि 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई से आपका मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा वो सारा कुछ जो है आपको डिस्क्राइब करके टेलीग्राम चैनल में लिख के बताया गया था। ठीक है, तो सारा हम यहाँ पे काम करेंगे। देखिए क्या है कि किसी भी एग्जाम को यदि आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, यदि सही कंटेंट यदि डिसाइड कर लिया जाए और खूब सारा जो है, चूंकि यहाँ पे आपका प्रश्न जो है पहले एग्जाम में आपको, जैसे इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात किए हैं, तो जो भी ऑप्शनल है, यानी जहां भी आपको ABCD ऑप्शन दिखता है, वहां पे आपको एक ही चीज मायने रखता है, वो क्या है आपका प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो वैसे में ये प्रैक्टिस का सेशन हम लोग का जारी रहेगा। ठीक है, ये वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, अभी चूंकि आपका एग्जाम फॉर्म भी नहीं आया है, वैसे में जो है बहुत सारे लोग जो है अभी स्थूल बिल्कुल पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैं आपको बताया। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, पीडीएफ वगैरह के लिए जो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, इसके अलावा मैं बात कर दूं बीपीएससी के लिए, बीपीएससी 69 के लिए भी पैरेलली यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो जो बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं वो जाकर टेस्ट देख सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप यदि आरओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेस्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब साइंस हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारा कुछ तो सिलेबस लगभग लगभग जो है सेम ही है। ठीक है, यदि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे में आप वो भी टेस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यूपीएससी जो है 2024 को टारगेट करते हुए यहाँ पे टेस्ट देख रहे हैं, और अभी से ही टेस्ट देख रहे हैं। वजह ये था कि पेपर अब की बार का बहुत ही बेहतरीन आया हुआ था, यानी यदि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी है प्लस आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, तभी आप जो है पेपर कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग पार्ट वाइज में कर रहे हैं ये टेस्ट, और ये आपको विजन आईए से देखा जा रहा है, तो वो भी जाके आप चाहें तो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक एनसीईआरटी बैच हम यहाँ पे स्टार्ट किए थे, अभी वो जो है बैच रन नहीं है, लेकिन वहाँ पे 10 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो वो जाके आप देख लेंगे। अगर मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए यूपी पीसीएस जो है 2024 लिखना है, बीपीएससी 69 लिखना है, या आपको यूपीएससी 2024 लिखना है, या कोई स्टेट पीसीएस में जहां मेंस एग्जाम लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशली
वो जो है सीरीज कराया जा रहा है, एनसीईआरटी सीरीज। आपको डेली वहां पे प्रश्न लिखने को दिया जाता है, आप प्रश्न लिख के और आपको एक मैं नंबर प्रोवाइड किया हूँ, आप लोग कुछ लोग वहां पे सबमिट कर रहे हैं, आप लोग जो है सबमिट कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं और बता देता हूँ, 9015040592। यहाँ पे आप जो सबमिट कर सकते हैं अपना आंसर, आपका मूल्यांकन करके और आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा। अब तुरंत तुरंत तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारा जो है यहाँ पे पैरेलली हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फीडबैक जो है दिया जाएगा। ठीक है, आप अपना काम ईमानदारी से करें, हम अपनी तरफ से आपके लिए बिल्कुल एक ईमानदार प्रयास जारी रखेंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आरओ के लिए अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरओ का फॉर्म दिखेगा। ठीक है, चलिए, साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में भी इसको अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो आज जो है आपका 16 जुलाई है। चलिए, तो ये इसका टेस्ट नंबर आपका 1 होगा। ठीक है, और ये जो हम लोग थोड़ा अभी पार्ट वाइज करेंगे कुछ दिन तक, जैसे ही आपका डेट अनाउंस हो जाता है तो बिल्कुल हम लोग फुल लेंथ टेस्ट जो है करने वाले हैं। यानी इतना मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि आपको एग्जाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए, अपना टारगेट यही है, यहाँ पे चैनल बनाने का उद्देश्य भी यही है कि सही कंटेंट जो है सारे लोगों तक जो है आसानी से पहुंच जाए। चाहे वो कंसेप्ट के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से बताऊं, लेकिन आप तक पहुंचना चाहिए, यही अपना टारगेट है। अब जो है इससे कोई वंचित ना रह सके। आप सभी को पता है, टेस्ट सीरीज हो गया, कोई मटेरियल वगैरह हो गया, तो मार्केट में इन सब का क्या प्राइस वगैरह होता है, सारे लोग जो है इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अपना टारगेट है कि आपको गाइडेंस देना। बाकी आप सभी को पता है कि रिजल्ट यदि बनाना है आपको, तो वो कौन बनाएगा? वो खुद आप ही बनाएंगे। ठीक है, सेल्फ से ही आपका रिजल्ट बनेगा। बस एक सही आपको मार्गदर्शन मिल जाए। ठीक है, और यदि आप जो है प्रैक्टिस खूब सारा करें। देखिए, प्री आपको करना है, जहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। मेंस करना है आपको, खूब सारा आंसर राइटिंग करना होगा। तीसरा कोई तरीका है नहीं। ठीक है, चलिए, एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। देखिए, 1 से लेके और 70 तक आप नंबरिंग कर लें। हम इसमें जो है पार्ट 1 इस वीडियो का देखेंगे तो टोटल 70 क्वेश्चन देखेंगे, अगले पार्ट में फिर 70 से लेके 140 तक देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एटलीस्ट जो है अभी 3 से 4 दिन आपको जो है इसका टेस्ट सीरीज का वीडियो जो है आपके लिए अवेलेबल कराऊं। ठीक है, बाकी पैरेलली में बीपीएससी का वीडियो अपलोड होता रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, आप जो है 1 से लेके 70 तक नंबरिंग कर लें, या आपके पास ओएमआर सीट है तो ओएमआर सीट ले लें और पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहें और उसको मिलाएं कि आपका कितना जो है सही बन पा रहा है। अगर इस प्रोसेस को आप अपनाते हैं, यकीन मानिए आपका जो है प्री एग्जाम नहीं रुकने वाला है। ठीक है, बाकी जिनको स्पीड स्लो लग रहा होगा वो स्पीड फास्ट करके देख लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सारा अपडेशन वगैरह वहां पे आपको मिलता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ताम्र प्रशानिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, सॉल्व करें इसे। देखिए, नहरान है, नौदा टोली है, खैराडी है और सोह गौरा है। आप आंसर इसका कर लिए होंगे, बहुत ही आसान सा इसका आंसर बन जाएगा। और ये क्या बनेगा? ऑप्शन बी, नौदा टोली। आप सभी को पता है नौदा टोली कहाँ है? ठीक है, नौदा टोली आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। वैसे में पूछा था कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या होगा आपका? बी बनेगा। ठीक है, अच्छा, वो एनसीईआरटी वाला अगर लेक्चर आप देखते हैं तो ये सब भी आप कर सकते हो, मैपिंग से भी हम बताए हैं सारा कुछ। ठीक है, डिटेल में कि प्रशानिक कालीन स्थल कहाँ कहाँ है, सब चीजें वहां पे आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये जो टॉपिक है, अच्छा टेस्ट हम लोग करेंगे, थोड़ा एनालिसिस भी आपको बताते हुए चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, ताम्र प्रशानिक स्थल हो गया या प्रशानिक स्थल हो गया, ठीक है, या हड़प्पा कालीन स्थल हो गया, ये सबसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से स्थल कहाँ पे हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तो जनरली पूछा गया था, अब ये भी पूछा सकता था, बताइए नौदा टोली कहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ की क्या विशेषता है, ये भी आपसे बातें जो है पूछी जा सकती थी। ठीक है, तो नौदा टोली कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में है। और बाकी यहाँ पे देखिए, नहरान है, खैराडी है, सोहगौरा है, ये सब कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ है? ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। ठीक है, देखिए यहाँ पे नवपाषाण था, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण, तो इसका नवपाषाण ही सही आंसर। कृषि का जो है प्रारंभ माना जाता है नवपाषाण। ऐसे अगर यदि देखें तो जंगली कृषि का ज्ञान जो है
व्यक्तियों को जो है मध्य प्रशांत काल में हो चुका था, जंगली कृषि। बट कृषि का जो है प्रारंभ जो है अगर पूछा गया है तो ये नवपाषाण काल ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। और यदि भारतीय उपमहाद्वीप में हम बात करेंगे तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कौन सा है आपका, तो ये आपका लौरादेह है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जहां गेहूं का जो है साक्ष्य देखने को मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत ढूंढना है इसमें। एक तरफ स्थल है और एक तरफ इनका उत्खनन करता है। काफी आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए इसमें क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, तो ये कौन थे आपका, ठीक है, ये राखलदास बनर्जी है, चंद्रुड़ो, मैके, रोपण, यगदत्त शर्मा, लोथल, आर.एस. बिष्ट। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, ये दयाराम साहनी थे, तो पहला तो गलत हो गया आपका। ठीक है, चंद्रुड़ो, मैके थे, ये सही है। रोपण के खोजकर्ता कौन थे, यगदत्त शर्मा, ये भी आपको क्या है, सही है। लोथल, लोथल के खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट नहीं थे, कौन थे, एस.आर. राव थे। ठीक है, एस.आर. राव थे। तो ऐसे में ये भी गलत हो गया, चूंकि यहाँ पे गलत ही बताना था तो 1 और 4 गलत हो गया, और ऐसे में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 और 4 से ऑप्शन डी बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, देखिए बाकी जो एक आध फैक्ट और याद रखें। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये देखिए ये आपको जो दिया है राखलदास बनर्जी, ये किसके खोज उत्खनन से संबंधित है, तो ये मोहनजोदड़ो से है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, मोहन आपको जोदड़ो। ठीक है, और ये जो आर.एस. बिष्ट यहाँ पे दिए हुए थे, ये लोथल से नहीं है, ताकि ये किस उत्खनन से संबंधित है, तो ये आपको धौलावीरा से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल विश्वास करके और इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देखिए आज चूंकि पहला लेक्चर था कुछ दिनों बाद आर.ओ. में, तो थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब वे में बताना जरूरी था। बाकी अगले से जो है हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आके बात करेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा हड़प्पा उत्तरोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपको स्थल ढूंढना है जो हड़प्पा से पहले भी हो, हड़प्पा के समय भी हो और हड़प्पा के बाद भी। ठीक है, चलिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कर लिए होंगे आप लोग। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मांडा। ठीक है, मांडा जो है आपको जो जम्मू कश्मीर में है, ये प्राक हड़प्पा हो गया। ठीक है, प्राक हड़प्पा हो गया। उसके अलावा जो है आपको हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा के समय का हो गया, और हड़प्पा के बाद का, तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। मांडा के अतिरिक्त अगर बात करेंगे कि कौन कौन जो है तीनों काल में वहां पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिला है, तो आपका सुरकोटदा है, धौलावीरा है, इसका नाम ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, राखी गढ़ी है, ये भी सारा क्या है, सौंदर्य स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे मांडा के अतिरिक्त और ऑप्शन में क्या अगर रहता है यहाँ पे, तो आप सही कर सकते थे धौलावीरा, राखी गढ़ी वगैरह। बाकी देखिए मोहनजोदड़ो, बनावली और हुलास, ठीक है, ये तीनों काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे सही बताना है। तो हिस्ट्री का ही टेस्ट है आपका। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए। दैमाबाद गोदावरी नदी, आलमगीरपुर यमुना, सुदकेंडोर दास्क, मांडा सिंधु। देखिए दैमाबाद जो है ये गोदावरी नहीं, ये आपको कौन सा हो जाएगा, परवरा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के, तो ये भी गलत हो गया। सुदकेंडोर जो है आपको, ये क्या है, आपको सही है। ठीक है, तो ऐसे में आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। बाकी मांडा जो है ये सिंधु नहीं, चेनाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है, आंसर करें। देखिए जिनको स्पीड स्लो लग रहा होगा, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, जाके आप जो है स्पीड अपना करके और लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो ये शारतुलई जगह है, ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये कहाँ पे है, ये आपको अफगानिस्तान में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है देखेंगे तो आपको कहाँ देखने को मिलता था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसमें जो सारतुलई था ये वर्तमान अफगानिस्तान में है, ठीक है, क्लियर है। चलिए याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र जो है हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पे जो मुहर है उस पे नहीं पाया गया है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ से जो है 4000 से अधिक आपको जो है मुहरें पाई गई, और इसमें जो है आमतौर पर देखेंगे तो चौकोर शक्ल में जो है सेल खड़ी वगैरह थी, और इन पे जो है चूंकि पूछा है किनका अंकन नहीं था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे बैल, हिरन और गेंडा का अंकन देखने को मिलता है, घोड़ा का जो है नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहिएगा, बिल्कुल जैसे आप जो है टेस्ट पेपर बनाते हैं वैसे ही। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत बताना है इसमें। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है। आपको पता है कि इन्हीं वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता को किस में रखा गया है आपको, ठीक है, इसको ऐतिहासिक काल में हम लोग नहीं रख पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक रीति रिवाजों की समानता विद्यमान थी। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में जो है विश्वास रखते थे। यहाँ पे चूंकि गलत बताना है तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है धार्मिक रीति रिवाज, ठीक है, धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, यानी हड़प्पा संस्कृति में जो हड़प्पा का चौहद्दी है, मान लीजिए ये हड़प्पा है, तो हड़प्पा में जो है धार्मिक समानता कहने का मतलब क्या हुआ, सारी जगह जो है धार्मिक समानता की थी क्या, ऐसा बात नहीं था। मान्यता जो है अलग अलग था अलग अलग जगहों में, तो ऐसे में ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है मातृसत्तात्मक देखने को मिलता है, वैसे जान पड़ता है खुदाई के दौरान जो स्पष्ट हुई चीज है। पुनर्जन्म में ये लोग जो है विश्वास वगैरह रखते हैं, जितना भी खुदाई हुआ आप देख पाते होंगे, कब्र वगैरह में जो है मानव के साथ कहीं कुत्ते को दफनाया जा रहा है, मानव के साथ जो है कुछ वस्तुएं रखी जा रही हैं, ठीक है। वैसे में उनका मानना था कि जो है पुनर्जन्म भी वगैरह भी इन लोगों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या है आपको गलत है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है। देखिए सिंधु को पतन के लिए बात किया गया, बहुत सारा रीजन बताया गया, तो उसमें प्रचलित मत की बात की जा रही है। देखिए बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में स्पष्टता जो है दिखती नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत सारा अपना ओपिनियन आके इतिहासकार देते हैं, उसमें बाढ़ और भूकंप को भी बताया जाता है कि इसके कारण हो सकता है, क्योंकि प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और इतनी अच्छी नगरीय सभ्यता, इतना स्टाइल उस समय में सोचिए, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, इतना अच्छा अच्छा भवन, और वैसे में इस सभ्यता का पतन हो जाना, तो कुछ तो इसका कारण रहा होगा। तो पहला जो है सही है। नदी मार्ग में परिवर्तन की वजह से भी कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं, कुछ विद्वान, आर्यों का आक्रमण भी बताया जाता है कुछ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का बताया गया था कि भूतात्विक परिवर्तन हो गया, ठीक है, ऐसे में इसका जो है क्या हो गया होगा पतन। कुछ लोगों का कि कोई बीमारी फैल गया, ठीक है, वैसे में इसका पतन हो गया। तो ये सब जो है कारण बताए गए थे। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि जैसे आर्यों का आक्रमण से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, कि आर्यों के आक्रमण से जो है इसका पतन हुआ, किसके द्वारा कहा गया है। बाकी अगले लेक्चर में हम इसको बता देंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल जो सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, प्राचीन आर्यों का विस्तार है, और प्राचीन आर्यों का विस्तार आप सभी को पता है कि सिंधु के क्षेत्र में ही था, तो इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है ये आपसे पूछा गया है। सप्त सिंधु क्षेत्र में प्राचीन आर्यों का विस्तार था, वैसे में आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे, ठीक है। आंसर इसका क्या बन जाएगा, गोमल, ठीक है। देखिए इसमें 7 नदियां जो है सप्त सिंधु क्षेत्र में आती थी। कौन कौन आती थी, सिंधु आती थी, ठीक है, जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। बीतस्ता आती थी, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, इसका आधुनिक नाम क्या है, झेलम, ये भी बात याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है इसका आधुनिक नाम बताइए, ठीक है। अस्किनी भी आती है, इसको क्या बोलते हैं, चेनाब, और सरस्वती भी जो सबसे पवित्र नदी माना जाता था, ठीक है, तो ये भी थी।
इसके अलावा कौन कौन नदियां थी और तो एक बार नाम सुन लेंगे बस। परुष्णी थी जिसको रावी नदी हम लोग बोलते हैं, बिपाशा थी जिसको ब्यास बोलते हैं, ठीक है, और सतुद्री जो है सतलज। तो टोटल 7 नदियां सिंधु हो गई, पहला बितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, बिपाशा, सतुद्री और सरस्वती। ठीक है, ये जो गोमल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पुराना नाम किसका है, गोमती से इसका पहचान किया जाता है। खैर ये जो है सब सिंधु क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। सब सिंधु क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है इस कॉर्नर में आएगा आपका, ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल इसका जो है गोमती का कोई संपर्क नहीं है। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? देखिए इसका आंसर कीजिए। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था, थोड़ा सा बस जान जाए इसके बारे में, कि जो वेद लिखा गया था तो वेद का जो भाषा था इतना जो है जटिल था, मूल वेद का जो भाषा है, तो वैसे में जो है सारे लोग अच्छे से समझ पाए, इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ का जो है रचना किया गया, और जो भी वेद है उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया ताकि लोग आसानी से समझ पाए। वैसे में शतपथ ब्राह्मण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के लिए जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ था इसका नाम क्या था, एतरे, ठीक है, एतरे जो है कौस्तिकी। सामवेद के लिए अगर बात करेंगे तो जैमिनीय तांडव। यजुर्वेद के लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए शतपथ और तैत्रीय हो गया, और अथर्ववेद के लिए बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा आपका गोपथ। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शतपथ, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? आंसर करें, आसान सा प्रश्न है। देखिए सूर्य है, इंद्र है, वरुण है और विष्णु है। कृषि का देवता जो है जनरली इंद्र को माना जाता था, ठीक है। वजह क्या है, इंद्र को जो है वर्षा का देवता मानते थे, और वर्षा जो है आप सभी को पता है कि कृषि के लिए जरूरी है, तो वैसे में जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल में तो इंद्र के लिए सबसे ज्यादा जो है वहां पे मंत्र वगैरह दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है? एक तरफ जैन तीर्थंकर है और एक तरफ उनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नेमिनाथ है, अश्व, अजीतनाथ, कलश, पार्श्वनाथ सर्प, मल्लिकानाथ सिंह। यहाँ पे सही आपको बताना है, ठीक है। देखिए नेमिनाथ का जो है अश्व नहीं था, ये तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे अजीतानाथ इनका कलश दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। पार्श्वनाथ सर्प, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। और मलिकनाथ सिंह, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, तो ये सिंह जो है आखिर ये पहचान चिन्ह किनका था? ये सिंह था आपका महावीर स्वामी, जो सबसे ज्यादा फेमस हुए, ठीक है। जैन के जो है अंतिम तीर्थंकर, इन्हीं का चिन्ह था, ठीक है। तो नेमिनाथ का क्या था? नेमिनाथ का आपका शंख था, ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखेंगे। अजीतानंद का जो है क्या था, इनका था हाथी, ठीक है। बाकी यहाँ पे पार्श्वनाथ बचा, तो पार्श्वनाथ तो यहाँ पे सही ही है, ठीक है। एक आध फैक्ट और याद कर लेंगे, जैसे ऋषभ देव चूंकि काफी फेमस है, वो जैन को लेकर सिद्धांत भी दिए थे, तो ऋषभ देव का जो था क्या था, बैल था, ठीक है। चलिए इतना बात याद रखेंगे। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही है, बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। विकल्प दिया गया है, आंसर कर लिए। देखिए बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही नहीं है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, और वैसे में बताया गया था बौद्ध जो है, बुद्ध जो इसके जो है सबसे फेमस जो है और एकमात्र वही जो है धर्म उपदेशक रहे, उनका जन्म जो है बताया गया कि बहुत पहले जो है, अभी तक जो है कम से कम, मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे 400 प्लस बताया गया था कि उनका जन्म हो चुका था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गया, यहाँ पे सही बताना था, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए आत्मा के सत्ता को जो है ये स्वीकार नहीं अस्वीकार,
अस्वीकार करते हैं और ये लोग जो है पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आंसर करेंगे। देखिए चेदी, श्रोतिवती, अस्मक, पोटिल, कंबोज, हाटक, अंग जो है राजगृह। देखिए सब क्या है, आपको महाजनपद है और महाजनपद की क्या है, आपको राजधानियां हैं। तो ऐसे में सुमेलित कौन जो नहीं है, उस समय 16 महाजनपद फेमस थे। 16 महाजनपद में सबसे मजबूत कौन था, आपका मगध था। ठीक है, तो देखिए चेदी जो है ये सोतीवती हो गया, अस्मक, पोटिल, कंबोज, हाटक। अंग जो है राजगिरी नहीं, अंग राजगिरी नहीं था, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। ठीक है, तो वैसे में गलत यही हो गया और गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए सबसे पहले जो है पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कनिष्क, उदयन, प्रसेनजीत या बिंबिसार। देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उदयन। उदयन के रूप में जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, और उदयन जो है किस वंश के थे आपको, तो हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश के। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे आपको, बिंबिसार थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सा जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। ठीक है, शिक्षा का केंद्र नहीं था ये पूछा जा रहा है मौर्य टाइम पीरियड में। देखिए नालंदा है, वाराणसी है, तक्षशिला है, उज्जैन है। आंसर करिए। देखिए मौर्य काल में जो है उज्जैन, बनारसी और तक्षशिला ये सब जो है शिक्षा का केंद्र था। नालंदा जो है मौर्य काल में नहीं था। ठीक है, नालंदा जो है आपको मौर्य काल में इसका अस्तित्व नहीं था, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। अगला देखिए भूमिदान का जो है पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नासिक अभिलेख से, नानाघाट के अभिलेख से, बेसन नगर अभिलेख, मेहरौली का जो है चंद्र अभिलेख से। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं देखिए अगर थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूं, मैं चाहता तुरंत पढ़ता आंसर करके आगे निकल जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार करे सर्वश्रेष्ठ करे। यानी कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार दे कि आप जो है टेस्ट दे रहे हैं रियल में। ठीक है, चलिए तो ऐसे में नानाघाट का अभिलेख जो है बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र जो सतवाहन वंशीय सातकर्णी प्रथम इन्हीं की रानी थी, इनका नाम क्या था, नागनिका। ठीक है, तो नागनिका का जो है नानाघाट अभिलेख में हमको, नानाघाट अभिलेख में पता चलता है, ठीक है, कि ब्राह्मणों और बौद्धों को जो है क्या दिया गया है, भूमि का दान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि बताइए नानाघाट अभिलेख से कौन संबंधित थे। ठीक है, तो सातकर्णी जो है प्रथम। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से जो गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था। यानी गुप्त काल में जो बंदरगाह थे उसमें सर्वप्रमुख बंदरगाह आपको बताना है। देखिए एक चौल है, कल्याण है, कैम्बे है और भड़ौच है। तो देखेंगे तो भड़ौच हो गया, चौल हो गया, कल्याण हो गया, कैम्बे तो सारे ही थे। ठीक है, लेकिन इन सब में जो है प्रमुख की बात की गई है, इसमें प्रमुख जो है कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी भड़ौच का बंदरगाह। और ये जो है यानी डॉकयार्ड की बात कर रही है, पश्चिमी देशों से जो है समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है पूर्ण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। इसका जो सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, देखिए तोरमाण है, साल है, मिहिरकुल है, दंती दुर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तोरमाण। ठीक है, हूण सत्ता की जो स्थापना इन्हीं के द्वारा जो है की गई थी। और हूण जो थे ये कहाँ से थे, तो ये जो है आपको मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया की एक जो है बर्बर जो है जनजाति लोग थे ये। तो एक बर्बर जो है जाति थी मध्य एशिया की, और ये हूणों का आक्रमण आप पढ़े होंगे कि गुप्त काल में काफी जो है हूणों का आक्रमण हुआ करता था। ठीक है, और हूणों को जो है उस पे सफलतापूर्वक उसको भगाया गया किनके द्वारा। यदि पूछा जाए कौन से गुप्त साम्राज्य के जो शासक हैं जिनके हूणों को सफलतापूर्वक यहाँ से भगाया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें।
बाकी आंसर अभी के लिए जो है ये कर ले, इसका ये जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति का वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया। ठीक है, तो इनको जो है क्या कहा गया था, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, धर्म विजय। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीते थे, और लेकिन उसके बाद क्या किए थे, उनको वापस कर दिए थे, और इसीलिए इस विजय को जो है धर्म विजय कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। किस शासक को जो है ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और आपको जैंद्रमीज नाम से पुकारा? ग्रीक लेखकों ने। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही बन जाएगा, घानानंद। ठीक है, घानानंद को जो है आपको, जो नंद वंश के अंतिम राजा थे, ठीक है, जो किसके समकालीन थे, तो सिकंदर के समकालीन। जब सिकंदर का भारत पे हमला होता है तब मगध के जो है साम्राज्य के जो है ये शासक होते हैं घानानंद, और इन्हीं को जो है ये उपाधि दी गई थी यूनानियों को द्वारा। घानानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन है? गुप्तचर प्रणाली पहले जो है विद्यमान थी, तो ऐसे में जो है पहला ग्रंथ कौन बताता है, इंडिका है, अर्थशास्त्र है, दिव्य वदान और गार्गी संहिता। ऑप्शन इसका आप लोग कर लिए होंगे, सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचरों की बात की गई है, और गुप्तचरों को उस समय किस नाम से बुलाया जाता था, गुड़ पुरुष। ठीक है, गुड़ पुरुष बोलते थे गुप्तचरों को। चलिए, उस समय गुप्तचर का एक विभाग होता था, उस विभाग का नाम क्या होता था, महामात्य सर्प। ठीक है, महामात्य सर्प इसका नाम होता था। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में कि इंडिका दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन ले। इंडिका जो है लिखा किसके द्वारा गया था, ये तो आपको पता ही होगा, मेगस्थनीज के द्वारा। और इसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में आपको बताया गया था। यहाँ पे गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता की अगर बात करेंगे तो ये जो है किसकी पुस्तक है आपको, तो ज्योतिष की, ज्योतिष की पुस्तक है। और इसमें जो है यौनों का जो है आक्रमण का उल्लेख किया गया है। और दिव्य बदान आपको पता ही होगा, दिव्य बदान जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 देखते हैं। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग करें। देखिए, किसके सिक्कों पे शंकरसन और वासुदेव दोनों अंकित है? देखिए, तो यहाँ पे जो है आगाथ वोलीज है, होबिस्क है, चंद्रगुप्त है, और यहाँ पे भागभद्र है। देखिए, यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए ये आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए, आगाथ वोलीज बनना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको मैं कंफर्म कर दूंगा अगले जो है लेक्चर में। ऐसे अभी के लिए ऑप्शन ए ही मान ले इसको। ठीक है, चलिए आगे देखती। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया था, किसके जो है सिक्के पे शंकरसन और वासुदेव दोनों अंकित थे? ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से मंदसौर जो है प्रशस्ति की रचना किसने की थी? देखिए, वीरसेन है, हरिसेन है, वत्सभट्टी है, और कालिदास है। मंदसौर प्रशस्ति आप सभी को पता है, इसकी रचना लगभग जो है कब की गई थी, 400 आपको 27 ईस्वी में, और ये जो है वत्स भट्टी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। और ये वत्स जो भट्टी थे ये किसके दरबारी थे, ये भी बात याद रखेंगे, ये कुमारगुप्त प्रथम के। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, इन्हीं के दरबारी थे ये। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान ले। जैसे यहाँ पे वीरसेन साव है। ठीक है, ये वीरसेन जो साव है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है, और इनकी रचना की बात करें तो उदयगिरी का गुहालेख है, किसका, वीरसेन साव का उदयगिरी का गुहालेख। हरिसेन के बारे में आप सभी को पता ही होगा, ये जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना कराते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखते हैं। और कालिदास के बारे में तो सब किसी को पता ही होगा, इनका आपका माली मित्रम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। आगे देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कालिदास जो है किनके दरबारी थे, यानी किनके दरबार में थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है। देखिए, प्रियदर्शी का हर्ष, हर्ष चरित्र बाणभट्ट, सूर्य शतक मयूर, मयूर शतक जयसेन। ठीक है, देखिए
इसमें गलत बताना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये जो मयूर शतक है, ठीक है, मयूर शतक और ये आपका सूर्य शतक, ये दोनों मयूर के द्वारा ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। बाकी देखिए प्रियदर्शी का हर्ष का ही था, हर्ष खुद राजा भी थे और लेखक भी थे, वो लिखते भी थे, तो ऐसे में सही है। हर्ष चरित्र तो बाणभट्ट का ही था, ये तो बिल्कुल ही सही था। सूर्य शतक मयूर का और मयूर शतक भी मयूर का ही है। ठीक है, इतना बात आप याद रखेंगे। और ये जो मयूर शतक या सूर्य शतक है, ये किसके द्वारा, तो मयूर के द्वारा। और ये किसके दरबारी थे, तो ये भी बात याद रखेंगे, ये हर्ष के दरबारी थे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न नंबर 27। अच्छा, एक यहाँ पे पुस्तक था हर्ष का, प्रियदर्शी का। ठीक है, इसके अलावा आपको रत्नावली, ठीक है, और एक कौन सा पुस्तक जो हर्ष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आपके लिए कुछ प्रश्न भी हम दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, बाकी कमेंट बॉक्स में अगर नहीं टाइप कर सकते हैं तो अपने कॉपी वगैरह पे जो है इसको लिखेंगे। निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था। ठीक है, देखिए, ये सुदामा का गुफा है, लोमरसी गुफा है, कर्ण चौपार है, विश्व का झोपड़ी गुफा है। आंसर कर लिए होंगे इसका। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये अशोक के द्वारा नहीं कराया गया था, ये पूछा गया था। ये लोमरसी का गुफा है। देखिए अशोक का राज्याभिषेक होता है और उसके 12वें से लेके 19वें वर्ष तक वो सुदामा गुफा, ठीक है, विश्व का झोपड़ी, ठीक है, ये कर्ण चौपार गुफा आपका हो गया, ये सब बराबर के पहाड़ी में इनके द्वारा निर्माण कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद अशोक के ही पौत्र होते हैं, क्या नाम होता है उनका, दशरथ। अशोक के तर्ज पे वो भी जो है इस तरह के गुफा का निर्माण कराते हैं। और नागार्जुनी पहाड़ियों में जो है ये लोमरसी गुफा, ये दशरथ के द्वारा कराया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, तो दशरथ के द्वारा जो है लोमरसी गुफा में इसका निर्माण कराया जाता है। आगे देखिए, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था, धार्मिक कर बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन है बलि। ठीक है, बलि है, रज्जु है, विविध है, हिरण्य है। धार्मिक कर की बात है तो बलि एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था। जबकि रज्जु की अगर बात करेंगे मौर्य काल में, तो रज्जु क्या था, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला जो कर था वो था। ठीक है, जो हिरण्य है, यहाँ पे हरिण्य लिखा हुआ है, हिरण्य होगा ये। तो ये जो है एक नगद कर था, जो अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाता था। विविध जो है आपको, ये चरगाह कर था। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए कौन एक प्रकार का जो है चरगाह कर था, तो आप विविध करते। ठीक है, भूमि पे माप के लिए लिया जाने वाला कर कौन था, तो आप रज्जु करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया। प्रांतों में द्वैत शासन, यहाँ पे देखिए शक और पार्थियन है, कुषाण है, शको और कुषाणो और डेमेट्रियस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चूंकि प्रचलन परिणाम की बात है तो ये कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए, शतमान सिक्के किस धातु से ढाले जाते थे। ठीक है, आंसर इसका करिए आप लोग। ऑप्शन इसका क्या सही होगा, बी, चांदी। ठीक है, देखिए सोने के सिक्के को हम लोग क्या बोलते थे, निष्क या स्वर्ण या पल। चांदी के सिक्के को हम लोग बोलते थे शतमान, शतमान के सिक्के। ठीक है, बाकी जो है कहीं कहीं आप देखेंगे तो करसापण, करसापण आपको वर्ड सुनने को मिलेगा। सोना चांदी तांबा ये सब शीशा वगैरह धातुओं का ये होता था। ठीक है, बाकी तांबा का सिक्का का अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग काकिनी बोलते थे। क्या बोलते थे, काकिनी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होता, ऑप्शन आपका बी, शतमान के सिक्के। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय। अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको मौर्य टाइम पीरियड में नहीं था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, स्कंदगुप्त है, विक्रमादित्य, महेंद्रदित्य, चंद्रगुप्त प्रथम।
तो ये महेंद्र द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। और महेंद्र द्वितीय को ही एक और नाम से जानते हैं, यानी जनरली क्या है, इनको कुमार गुप्त के नाम से हम लोग जानते हैं, कुमार गुप्त। ठीक है, ऑप्शन में कुमार गुप्त दिखता था, काफी लोग सही कर देते, लेकिन कुमार गुप्त को ही उपाधि दिया गया था महेंद्र द्वितीय का। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बन जाएगा। ठीक है, और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध शिक्षा का एक जो है प्रमुख केंद्र था। और वर्तमान में स्थिति इसकी देखेंगे तो बिहार के राजगीर में है। ठीक है, और ये फिर आपको मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो इसका पतन हो चुका था, इसका डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी फिर से इसका पुनरुद्धार हो गया है 2010 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? ठीक है, पल्लव काल से संबंधित कौन नहीं है बताना है। यहाँ पे कैलाशनाथ का मंदिर है, धर्मराज रथ है, शोर मंदिर है, लिंगराज मंदिर है। देखिए, ये शोर मंदिर तो पल्लव काल का ही है। ठीक है, बाकी कैलाशनाथ भी है, धर्मराज, यहाँ पे लिंगराज मंदिर ये जो है पल्लव काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा बात इससे और आप याद रखेंगे, ये शोर मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपको महाबलीपुरम में है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है पल्लव शासक के द्वारा ही कराया गया था। राज सिंह जो है शैली का ये उदाहरण है। बाकी यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है, ये जो है कांची में स्थित है, ये भी बात याद रखेंगे। ये मंदिर जो है आपको राज सिंह जो है शैली का चरण का प्रतिनिधित्व करता था। ये भी राज सिंह जो है शैली, अब एक शैली होता था मंदिरों का बनाने का। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में ये भी आपसे पूछा जाता है। बाकी इसके बाद ये लिंगराज जो मंदिर है, ठीक है, तो लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है आपको, और ये सोमवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33। आप लोग पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहें, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। एक बार और यदि आप लेक्चर रिपीट कर लेते हैं आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है वाता पिकोंड उपाधि धारण की थी? यहाँ महेंद्र वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, परमेश्वरम वर्मन प्रथम है और नदी वर्मन द्वितीय है। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है, राजा महाराजा काफी उपाधि वगैरह धारण करते थे। कभी वो मान लीजिए कोई युद्ध विजय किए उसके उपरांत उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो ऐसे में जो है इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, देखिए चालुक्य शासक थे कौन? पुलकेशिन द्वितीय। इनको पराजित करके और इनके राजधानी बतापी पर अधिकार कर लिया गया था। और इसी के बाद ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, ठीक है, इन्होंने उपाधि धारण की थी कौन? वाता पिनकोड की। तो पुलकेशिन द्वितीय को हरा के और बतापी पे अधिकार कर लिया गया था, उसके बाद ये उपाधि इनके द्वारा धारण किया गया था। अगला देखिए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अपराजित है, दंती दुर्ग, परमेश्वरम वर्मन और भद्रवर्मन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अपराजित। ठीक है, देखिए अब यहाँ पूछा जा सकता था कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह वर्मा थे। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेंगे। कौन थे? सिंह वर्मा, ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। जबकि अंतिम कौन थे? अपराजित थे, कांची के पल्लव वंश के। जबकि वास्तविक संस्थापक जो है सिंह वर्मा को नहीं, किसको माना जाता है? सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक है, पल्लव वंश के। अंतिम जो है अपराजित वर्मन ही याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पल्लव शासक की राजधानी कहाँ थी? एक बात और याद रखेंगे, कांची में। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा कौन सा है? यानी ऐसा कौन गुफा है जहां तीनों ही धर्म के आपको बारे में वहां पे कुछ ना कुछ अंकित होगा, उससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी। आंसर करें, आप लोग कर लिए होंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलोरा। ठीक है, एलोरा जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एलोरा में देखेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित ब्राह्मण धर्म हो गया, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म एक ही हो गया आपका, जैन धर्म, इन सब से संबंधित आपको गुफाएं मिलेंगी। ठीक है, और ये गुफाओं की अगर बात करें हम लोग तो 5वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका जो है निर्माण हुआ है। कब से लेके? 5वीं से लेके 12वीं तक। अभी शताब्दी वगैरह क्या होता है सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। एलोरा गुफा में अगर बात करेंगे तो टोटल जो है 34 गुफा है। ठीक है,
34। और इसमें देखेंगे तो गुफा नंबर 1 से लेके 12 तक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, 13 से लेके 29 तक जो है आपको ये हिंदुओं से, और 30 से लेके और 34 तक ये जो है जैन से संबंधित है। ठीक है, ये सभी थोड़ा सा फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए कि एलोरा का गुफा का जो है निर्माण कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन में दे देता है 5वीं से 12वीं शताब्दी तक, 6वीं से 11वीं शताब्दी तक, ऐसे करके भी पूछा जा सकता था। आगे देखिए, उत्तर रामचरित्रम के रचयिता कौन है। यहाँ पे बिल्हन है, भवभूति है, तो ऐसे में आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, भवभूति। ठीक है, ये जो कनौज नरेश थे यशोवर्मन, उन्हीं के दरबार में रहते थे भवभूति। ठीक है, किसके दरबार में, यशोवर्मन के। और इनका जो है 3 नाटक भी है, महावीर चरित्र है, मालती माधव है, और उत्तर रामचरित्र है। 3 नाटक है, 3 में एक है। अब देखिए यहाँ पे तो प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता था कि बताइए जो है महावीर चरित्र किसका है, तो इन्हीं का है। मालती माधव किसका, इन्हीं का है। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ ऑप्शन के बारे में यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेमचंद्र है, बिल्हन है, और जयदेव है। ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पे जयदेव से संबंधित जो है आप एक बताएंगे कोई भी ग्रंथ, ठीक है, जो इनका रचना है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया। देखिए जयचंद के द्वारा, मलिकों के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, खोखरों के द्वारा। मोहम्मद गोरी जब रिटर्न हो रहा था तो 1206 ईस्वी में इसका हत्या कर दिया गया था। ये खोखरों के द्वारा जो है इनका हत्या कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के उपरांत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। ठीक है, कहाँ दफनाया गया था इनको, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद, दिल्ली में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपको गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक है, सल्तनत वंश में पहले सबसे पहले गुलाम वंश आता है और उसी के संस्थापक थे। इनका जो है कहाँ पे दफनाया गया था, लाहौर में। ठीक है, इनका मृत्यु कैसे हो गया था, चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर में जो है चौगान खेलते हुए इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ऐबक जो है गुलाम थे, तो इसलिए इस वंश का भी नाम क्या हो गया था, गुलाम वंश हो गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ उपाधि वगैरह दिया जाता था। इनका नाम जैसे लाख बख्श इनको बोला जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला। खुराक हुआ, हातिम द्वितीय भी इनको बोलते थे। फिल वक्स भी बोलते थे इनको, यानी हाथियों का दान देने वाला, तो फिल वस्क भी इनको बोलते थे। ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे। वल्वन का जन्म जो है तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था। देखिए इलवरी है, किफाई है, गुज है, करलुंग है। वल्वन का जो है इलवरी शाखा में हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, वल्वन का अगर पूछ दे कि मूल नाम क्या था, ठीक है, बलवन का जो है मूल नाम आपका क्या था, वाहिंदुइन था। वाहुद्दीन। ठीक है, ये उसका मूल नाम था। बाद में वो देखेंगे गियासुद्दीन का भी उपाधि वगैरह धारण किया था, और उलू खां भी इसी को बोलते थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था। अलाउद्दीन खिलजी है, अहमद शाह है, मोहम्मद तुगलक है, आजिल, यानी दक्कन के क्षेत्र में प्रवेश कौन किया था इनमें, ठीक है, प्रथम बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं के द्वारा दक्षिण का अभियान चलाया गया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे चल के देखेंगे तो औरंगजेब के समय भी चलाया गया था, महावत खां, शाहजहां, लेकिन शुरुआत यहाँ पे पूछा गया है तो शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था। पैगंबर का सेनापति, मुबारक शाह खिलजी है, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो मलिक जो नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से भी सुल्तान बना था, ये जो है अपने आप को पैगंबर का सेनापति का उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए पहले हम लोग प्राचीन भारत से प्रश्न देखें, अब जो है मध्यकालीन से देख रहे हैं। मसाहत निम्न से संबंधित है।
मसाहत, भूमि, सिक्का, सेना या न्याय। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा भूमि से। देखिए, पैमाइश के आधार पर जो है भू राजस्व का बंदोबस्त जो है मसाहत कहलाता था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? भूमि से। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये पहला सुल्तान थे जो इसको जो है मसाहत को अपनाए थे। ये भी जो है प्रश्न ध्यान में रखेंगे, मसाहत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पे लिखी थी? ठीक है, रायकरण है, देवल रानी है, खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, खिज्र खां। आशिका जो है देवल देवी और खिज्र खां का प्रेम संबंधित पे आधारित पुस्तक है। इसमें किनका किनका? तो खिज्र खां और देवल देवी का जो है प्रेम संबंध पे आधारित एक पुस्तक है। 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का जो है लेखक कौन थे आपको अभी तो बता ही दिया, अमीर खुसरो थे। ठीक है, तो किसके आदेश पे दिया गया था? खिज्र खां के आदेश पे लिखा गया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक थे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, कृष्ण प्रथम है, दंती दुर्ग है, ठीक है, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, और ये बात हमको कहाँ से पता चलता है? तो संजन का अभिलेख से हमको पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45। चोलकालीन जो है प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, उसका नाम क्या था? व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करने वाली प्रशासनिक इकाई का नाम बताना है चोल साम्राज्य में। देखिए, महासभा है, कुरी है, नगरम है, पेरुगिरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नगरम। ठीक है, नगरम जो है चोल काल में व्यापारिक नगरों तक ही सीमित था। तो नगरों में जो व्यापारियों के संगठन के लिए वहां पे जो है वॉलंटियर भी इसको कहते थे हम लोग। और ये जो है आपको व्यापारी के कल्याण के देखरेख के लिए ये संस्था बनी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। ठीक है, देखिए, चोल साम्राज्य का आपको जेजाक भुक्ति नाम से किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जो जेजाक भुक्ति नाम है किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? आंसर करें। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जय शक्ति। ठीक है, चंदेल राजा जो है बुंदेलखंड में, ये लोग जो है इनका साम्राज्य रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है आपका? तो जेजा भुक्ति है। किसका? बुंदेलखंड का। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श असियानी कहा गया? ठीक है, अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, अकबर सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि अकबर जो है सामाजिक सुधार के लिए भी जाने जाते थे और धर्मों के साथ जो है समान व्यवहार का प्रयास किए थे। ठीक है, धर्मों पे चर्चा हुआ था और एक धर्म भी स्थापित किए थे। तो अकबर को मृत्यु के बाद जो है इनको अर्श असियानी कहा गया। यानी अर्श असियानी का मतलब क्या होता है आपका? स्वर्ग में रहने वाला। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। देखिए, बहादुर, यहाँ पे पूर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, कुजाओ का युद्ध 5 जनवरी 1659, देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। ठीक है, ये जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था ये आपका 1658 में हुआ था, ये तो बात सही है। लेकिन 15 अप्रैल नहीं, कब हुआ था ये? आपको 29 मई को, 29 मई 1658 को हुआ था। और इस सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के सेना के बीच में हुआ था। युद्ध में देखेंगे तो दारा सिकोह हार गए थे और औरंगजेब जो है अपना राज्याभिषेक करवाने में कामयाब हो गए थे। तो गलत बताना था, तो ये बाकी कुछ यहाँ पे सही है। अगला देखिए, शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 11 जून 1665। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी। किसके किसके बीच? शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। आगे देखिए,
बाबर का जो वजीर है निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पे किसे बाबर का उत्तराधिकार बनाना चाहता था? देखिए, यहाँ पे अमीर उवैस है, ख्वाजा गाजी है, मेहदी ख्वाजा, हिंदू वेग। बाबर का जो वजीर था निजामुद्दीन, ये आपको योग्य प्रशासक था, वीर योद्धा भी था, और इसके द्वारा जो है मेहदी ख्वाजा को, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस इमारत को जो है ताजमहल का पूर्व जो है गामी कहा जाता है? ये बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद या जोधा भाई का महल? आंसर करें। देखिए, हुमायूं का जो मकबरा था, इसी को जो है आपको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता था, ठीक है। इसमें जो है दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। ये मुगल काल का पहला मकबरा भी था जिसमें दोहरी गुंबद का हम लोग प्रयोग किए थे, ठीक है। हुमायूं का जो मकबरा था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इन्हीं की पत्नी जो है हमीदा बानो के द्वारा, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। हमीदा बानो के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। ये मकबरा जो है ईरानी शैली में बनाया गया था, ठीक है, और ये पहला मकबरा था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए, वैष्णव संत जो बल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, आंसर करें। ठीक है, आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? रुद्र संप्रदाय, ठीक है। वैष्णव धर्म के जो है आपके कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत थे बल्लभाचार्य, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था बल्लभाचार्य का? बनारसी में। और इनका जो दर्शन था शुद्ध जो है अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता था। और ये किस संप्रदाय से आते थे? रुद्र संप्रदाय से आते थे। सूफी संत जो है बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती है, सुहारवर्दी है, नक्शबंदी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुहारवर्दी संप्रदाय, ठीक है। ये सुहारवर्दी संप्रदाय से आते थे कौन? संत जो है बाउद्दीन जकारिया। अच्छा, इनका जो है जकारिया का अगर जन्म पूछा जाए तो ये मुल्तान में हुआ था, ठीक है, और मुल्तान में शिक्षा दीक्षा भी इनको हुआ था। और ये बहादुर जो जकारिया थे, इल्तुतमिश के द्वारा जो है इनको जो है शेख उल इस्लाम का पद जो है प्रदान किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनके संदर्भ में किस शासक से है? देखिए, देवराय द्वितीय है, सदाशिवराव, यहाँ पे अच्युत राय या वेंकट द्वितीय। आंसर कर लिए होंगे आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वेंकट द्वितीय जो है ये अरिविडु वंश के महान शासक थे। किस वंश के? अरिविडु के थे। और चंद्रगिरी पे वो अपना मुख्यालय बनाए थे। ताताचार्य जो है प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे, और मतला अनंत नामक जो है कवि वेंकट द्वितीय इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर के शासकों में से किसने जो है राजव्यास की उपाधि धारण की थी? हरिहर प्रथम है, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय? आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय, ठीक है। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद जो है संगम की गद्दी पे ये लोग बैठे थे। और यहाँ पे पूछा था कि राज व्यास की उपाधि, ठीक है, तो राजधिराज हो गया, राज परमेश्वर हो गया, महाराजा धीराज हो गया, राज व्यास, ये सब उपाधि ये लोग धारण किए थे, हरिहर द्वितीय, ठीक है। तो ये राज व्यास के अलावा भी याद रखेंगे जो मैं अभी बताया आपको, राजा धीराज हो गया, राज परमेश्वर वगैरह। अगला देखिए, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? देखिए, धोकर है, मछलीपट्टनम, देवल। कुतुब शाही वंश के प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ? मछलीपट्टनम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये काफी ज्यादा विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। जयमल और फतेह नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? जयमल और फतेह, मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना और रणथंभौर। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेवाड़ से संबंधित है लोग, ठीक है। अकबर के समय जो है मेवाड़ में जो है सिसोदिया वंश का शासन था। और जब हमला होता है मेवाड़ पे, तो उस समय जो है वहाँ के राजा कौन होते हैं? राजा होते हैं उदय सिंह। और उन्हीं के अंतर्गत दो सरदार थे, एक जयमल थे और एक फतेह थे।
और ये काफी वीर योद्धा थे ये दोनों लोग। आगे देखिए, बंगाल में स्थित जो है दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? अहमद शाह है, यूसुफ शाह है, बरबक शाह है, महमूद शाह। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, बरबक शाह। देखिए टेस्ट में एक ही बात हो सकता है, ठीक है। टेस्ट में अगर आपको आता है तो आप रिवीजन कर ले, नहीं आता तो उस चीज को सीख ले, ठीक है। तो टेस्ट देने से जो है ये आपको फायदे होते हैं, आप अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। निम्न में से जो है किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, जगत भूषण की उपाधि किसको दी गई थी? देखिए तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हुसैन शाह। देखिए हुसैन शाह एक विद्वान शासक था, और ये जो था हिंदू और मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं के लिए अगर देखा जाए तो कृष्ण का अवतार, निरपति, तिलक, जगत भूषण उपाधि ये जो है प्रदान की थी। ये वैष्णव संत जो है चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था, ये भी सब बात याद रखेंगे। तो जगत भूषण। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। देखिए पूछा गया है कि डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने का स्थापना कहाँ की थी? डचों को द्वारा पहला कारखाने कहाँ लगाए गए थे? ठीक है। अच्छा ये कुछ प्रश्न हम छोड़ दिए शायद, 61 यहाँ पे प्रश्न छूटा है अभी, ठीक है। हाँ ये देखते हैं पहले, प्रश्न संख्या 60। कश्मीरी शासक जो जैनुल अबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसको जूम इन कर देते हैं। देखिए अब इसका आंसर कीजिए। कश्मीर शासक जो जैनुल अबिदीन थे इनसे संबंधित आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, इसने गो हत्या पर प्रतिबंध कर दिया था, यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो जैनुल अबिदीन था इसको कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते थे, ठीक है। दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, गो हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया था, कुतुब नाम की अरबी कविताएं लिखा करता था, ये जो है आपको यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। ये कुतुब नाम का जो है फारसी में कविताएं लिखता था, अरबी नहीं, इसमें फारसी में, ऐसे में गलत हो गया। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद का नियुक्त भी किया था, ये सही है। तो ऐसे 1 2 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 61। देखिए अगला प्रश्न है ये, निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? हुसंग शाह है, ग्याज शाह है, दिलावर शाह, जफर शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ग्याज शाह, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत ढूंढना है इसमें। अब ये उपाधियां वगैरह दी गई हैं, ठीक है। देखिए बहादुर शाह प्रथम को साहेब खबर, जहादार शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला, शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर। इसमें आपको क्या बताना है? गलत। देखिए बहादुर शाह प्रथम को साहेब खबर बताया गया था, क्योंकि इनके समय जागीरी जो अंधाधुंध बांटी गई थी। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी बोला गया है। मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी गई थी, ये हरम में खोए रहते थे। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इनको घृणित कायर जो है उपाधि नहीं दी गई थी, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो घृणित कायर आखिर किसको उपाधि दी गई थी? ये फरुखसियर को बोला गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आमेर के जो राजा हैं जय सिंह के द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पे नहीं बनवाई गई थी? ठीक है, यहां पूछा गया नहीं बनवाई गई थी, आंसर करें। देखिए जयपुर, दिल्ली, उज्जैन में बनवाई गई है, कहाँ नहीं बनाई गई है? तो अजमेर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कहाँ के राजा थे? तो आमेर के राजा थे जय सिंह, ठीक है। और इनको जो है मिर्जा राजा सवाई की भी उपाधि दी गई थी, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुगल बादशाह जो है जहादार शाह के द्वारा कौन सा उपाधि दिया गया था इनको? मिर्जा राजा सवाई की उपाधि, ठीक है। और ये तो शासक अच्छे थे ही, साथ साथ जो है ये महान विधिवेता भी थे, खगोल शास्त्री थे, नगर नियोजक थे, नगर संस्थापक थे, एक वैज्ञानिक थे। जय सिंह के द्वारा जो है आपको मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, ये सब में जो है आपको वेधशाला वगैरह निर्माण कराया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो है कथन टीपू सुल्तान के बारे में सही नहीं है?
टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, आंसर करें। अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, जर्मनी और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यहाँ पे चूंकि गलत बताना है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये गलत है। देखिए टीपू सुल्तान के बारे में अगर बात करेंगे तो हैदर अली का जैसे ही मृत्यु होता है द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो उसी के मध्य से जो है ये कमान संभालते हैं मैसूर की। ठीक है, और मैसूर के सिंहासन पे बैठते हैं और ये सुल्तान का उपाधि भी धारण किए थे। ठीक है, तो ये बात तो सही है आपको। ठीक है, साथ साथ जो है सिक्के वगैरह चलाए थे, हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले सिक्के भी इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और ये आपको ये सब फैक्ट भी सुन लेंगे, आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की भी स्थापना कराए थे। ठीक, और ये फ्रांस और मैसूर का, ठीक है, जर्मनी या मैसूर का नहीं, इसका फ्रांस और मैसूर का जो है मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाए थे। ठीक है, तो ये बात अगर यहाँ पे फ्रांस रहता तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, 1796 में जो है अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले जो है एक नौसेना बोर्ड का भी इनके द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? ये बंदा बहादुर है, जस्सा सिंह, रणजीत सिंह, तो ये रणजीत सिंह के द्वारा आपको चलाया गया था। अगला देखिए, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया? एक काफी आसान सा क्वेश्चन है, कोचीन की जगह गोवा किसके द्वारा? देखिए अल्फांसो अल्बुकर्क है, जुआ डी कैस्ट्रो है, निनो दी कुन्हा है और फ्रांसिसी डी अल्मीडा है। देखिए 1530 में देखेंगे तो कोचीन की जगह जो है गोवा को राजधानी बनाया गया था और ये किसके द्वारा? निनो दी कुन्हा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाने कहाँ स्थापित किए थे डचों के द्वारा? आंसर करें। ये जो है मसूलीपट्टनम में लगाया गया था सबसे पहले। ऐसे देखेंगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1602 में। ठीक है, ये प्रस्ताव उनके द्वारा आता है और ये लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले 1600 जो है आपको 5 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना लगाते हैं। इसके बाद तो देखेंगे तो अन्य जगह काफी कारखाने इनके द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे 1610 में जो है पुलीकट में। ठीक है, ये 1610 में। उसके बाद सूरत में देखेंगे तो 1616 में सूरत में। ठीक है, और इसके अलावा कोचीन में देखेंगे तो 1663 में इनके द्वारा कारखाना लगाया जाता है। डच जो है मूलतः भारत से जो है नील, सोरा, सूती वस्त्र वगैरह का निर्यात करते थे। ये मसाले वगैरह का जनरली जो है आपको यहाँ से व्यापार नहीं करते थे। किस मुगल शासक ने अंग्रेजी दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर जो है प्रदान कर दी थी? इनसे खुश होकर कर दिए थे। ये कौन थे आपको? ये थे आपको जहांगीर। जहांगीर के द्वारा जो है हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर भी यहाँ पे प्रदान की गई थी। ये जो कैप्टन हॉकिंस थे इंग्लैंड के राजा जो जेम्स प्रथम थे, उन्हीं के दूत बन के 1608 में आपको भारत आते हैं। ठीक है, और ये जहांगीर के दरबार में आते हैं, वहां जाते हैं। ठीक है, और इनसे जहांगीर प्रसन्न वगैरह होकर और इनको उपाधि दे देते हैं। ठीक है, उपाधि वगैरह भी इनको देते हैं। आगे देखिए, प्रथम कर्नाटक, अच्छा इनको कौन सा उपाधि दिए थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की, वो चूंकि जहांगीर के ही भाषा में बात करते हैं वो, ऐसे में जहांगीर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? अब यहाँ से मॉडर्न का जो है प्रश्न शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मॉडर्न देखेंगे। ऐसे 2 प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, 70 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। अगले में 71 से स्टार्ट करेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ठीक है, तो ये एक्सला सैपल की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 46 से आपको 48 तक। 48 में आपको एक्सला सैपल की संधि थी। ये कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच लड़ा जा रहा था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये था जो कैप्टन जो बर्नेट थे उनके द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को क्या कर लिया गया था? अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। लेकिन इसका मूल वजह क्या था कर्नाटक युद्ध का, ये अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, कि मूल वजह क्या था, तो ये फ्रांसीसियों, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है
एस्टीरिया के उत्तराधिकार में जो लड़ा जा रहा युद्ध था, उन्हीं के सपोर्ट में ये बात थी। अगला देखिए, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? देखिए, तो ये आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? लियो कार्टिस। लियो कार्टिस को द्वैत शासक का जनक माना जाता है। ठीक है। द्वैत शासक की शुरुआत जो है 1765 में मानी जाती है जनरली बंगाल में। चलिए, तो हम लोग 70 प्रश्न कवर कर लिए, फिर हम लोग 71 से देखेंगे। ठीक है, तो आज 16 को ही आपको वीडियो मिल रहा है, फिर हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं बताया कि आपको एक सप्ताह में 3 से हम 4 वीडियो देने का प्रयास करेंगे, यानी 3 से 4 टेस्ट आपको मिलेगा। और जैसे ही आपका डेट अनाउंस हो जाता है आपका आरओ के लिए, ठीक है, आपका डेट फिक्स हो जाता है, फिर हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है डेली लगभग प्रयास करेंगे कि एक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। जो लोग भी मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्ट रख रहे हैं, जिनको एक गाइडेंस चाहिए, जो किसी संस्थान वगैरह से अगर जुड़ के काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको लगता है आप काम करते रहिए। फिर भी जिनको लगता है कि हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस में यदि आपको कंटेंट सही प्रोवाइड किया जाए, तो हम कंटेंट वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी गाइड वगैरह करेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम में यही सब किया भी जाता है, आपका टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा। ठीक है, आपसे जो है गूगल मीट या जूम के थ्रू जो है बात भी किया जाएगा। तो ऐसे में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अच्छा, मैं क्लियर बता दूं, ये सब जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कहीं कोई पैसा जो है किसी चीज के लिए नहीं लिया जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, फॉर्म को जो है जल्दी से जल्दी क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।